हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपका हमारे इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ऑल इन वन एजुकेशन हब। यहाँ पे हम लोग जो है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो सीडीपी के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उस टॉपिक का जो है हम लोग पार्ट सेकंड जो है डील करने वाले हैं, जो कि क्या है बाइलिंगुअल फॉर्म में रहेंगे। और आपको ये जो क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल निःशुल्क जो है यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर बने रहें और डेली बेसिस पे जो है हमारे इस क्लास को अटेंड कर जो है अपनी जो तैयारी को जो है सजग रूप से आगे बढ़ाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। आज के प्रश्न नंबर पहले से क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं नहीं है। ठीक है, तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी नहीं है? शारीरिक व मानसिक स्थिरता, वास्तविक जगत से संबंध, दूसरों पर निर्भरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद। तो यहाँ पे देखा जा रहा है हम लोग कि इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड? फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी, कनेक्शन विद द रियल वर्ल्ड, डिपेंडेंस ऑन अदर्स, प्लेजर्स इन क्रिएटिव एक्टिविटी। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या चीज़? दूसरों पर निर्भरता। ठीक है, तो डिपेंडेंस ऑन अदर मतलब बाल अवस्था की जो ये जो है क्या नहीं है, प्रमुख विशेषता नहीं है कि बाल अवस्था या कोई भी अवस्था है कि हमको क्या है दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बाकी जो शारीरिक व मानसिक हो गया, वास्तविक जगत से संबंध बिल्कुल है भाई, लर्न बाय नेचर हम लोग पढ़े ही हैं कि हम लोग को जो है क्या है प्रकृति से क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए करके। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है? उत्तरा बाल्यावस्था में बच्चे किन भौतिक इकाई के परिवर्तन को समझते हैं? ठीक है, क्वेश्चन मात्रा एवं अंक, जिसको संख्या हम लोग बोल रहे हैं। सी क्या बोल रहा है यहाँ पे? अंक या संख्या, मात्रा, अंक या क्षेत्र। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच चेंजेस इन फिजिकल यूनिट डू चिल्ड्रन अंडरस्टैंड ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड? क्वांटिटी एंड द नंबर। सी है नंबर और डी क्या हो जाएगा? क्वांटिटी, नंबर एंड एरिया। तो इसका आंसर करेंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि उत्तरा बाल्यावस्था क्या होता है, मतलब कौन से उम्र को जो हम लोग उत्तरा बाल्यावस्था कहते हैं। तो ये जो है बच्चे जो है क्लास 6 से जो है 12 जो ईयर रहते हैं या 6 से 12 वर्ष तक की जो इसकी आयु रहती है उसको हम लोग कौन से बाल्यावस्था में लेते हैं? उत्तरा बाल्यावस्था में लेते हैं। तो इसमें जो है कौन से परिवर्तन जो है बच्चों के भौतिक में परिवर्तन ही जो आते हैं, तो वो क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी, तीनों। मात्रा, अंक संख्या जिसको हम लोग संख्या बोल रहे हैं, और क्षेत्र, ये तीनों में क्या उनको परिवर्तन की इकाई हमको देखने को मिलती है। तो क्वांटिटी, नंबर एंड एरिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला जा रहा है कि किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। ठीक है, मतलब एक शब्द में किशोर अवस्था को हम लोग क्या बोल सकते हैं, या फिर उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? किशोर अवस्था की जो एक क्वालिटी है। तो देख लेते हैं। विकास बोलते हैं क्या? बी परिवर्तन, समायोजन, डी स्थिरता। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द वन वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस इज डेवलपमेंट, चेंजेस, एडजस्टमेंट, इनस्टेबिलिटी। आंसर करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? परिवर्तन, बी। चेंजेस क्या होता है कि किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला, मतलब ये किशोरावस्था जो जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं? एडोलसेंस बोलते हैं। ये क्या एज ही क्या रहता है? परिवर्तन का, चेंजेस होने का, क्योंकि बच्चा जो है छोटे से बड़े की ओर, बड़े होने की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसमें भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द टेंडेंसी टू रिपीट वर्ड्स पर्टिकुलरली ऑब्जर्व? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड। आंसर करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, शैशवावस्था, इन्फेंसी। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है शब्दों को जो है दोहराने की प्रवृत्ति, मतलब कुछ भी अगर रिपीट करो, जैसे कि हम लोग बोलते हैं मम्मी मम्मी, पापा पापा, तो इसको क्या है वो लोग रिपीट करते हैं और रिपीट करते करते काफ़ी जल्दी जो है सीख जाते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है आंसर नंबर 4 का ए, इन्फेंसी या शैशवावस्था हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? ये तीव्र गति से बच्चों का क्या होता है? इस अवस्था में विकास होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।
क्या बोला जाता है, टेरेप्टोजेन एक बाह्य एजेंट जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार की विकिरण है जो विपरीत रूप से डैश की विकास को प्रभावित कर सकता है। केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केवल गर्भस्थ शिशु, युग्मज भ्रूण व गर्भ शिशु, केवल भ्रूण व गर्भ शिशु। इंग्लिश में देख लेते हैं। A tetrogen is an external agent such as chemical, virus, or a type of radiation that causes adverse can seriously affect the development of central nervous system only fetus, zygotic embryo and fetus, only embryo and fetus। आंसर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सभी जो है हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डील कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए थे हमारे छत्तीसगढ़ में जो है सीजी व्यापम से रिलेटेड जो है टेट हो गया, सीजी टेट हो गया या फिर शिक्षक भर्ती हो गया और कुछ जो है अदर जो एग्जाम्स है उसके जो क्वेश्चन हम लोग ने क्या किए हैं यहाँ पे कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मजन भ्रूण व गर्भस्थ शिशु। क्या बोला जाए, जाइगोटिक एम्ब्रायो एंड फेटस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 6 पे क्या बोला जा रहा है, वाई गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं कि वाई गुणसूत्र में डैश नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मजन का विकास नर रूप में होता है। ठीक है, तो ये जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो क्या है यहाँ पे AYRSY या फिर RYS, इंग्लिश में भी वही होगा सेम। क्या है, द क्रोमोसोम्स कंटेन्स अ जीन नेम्ड डैश व्हिच प्रोड्यूस अ केमिकल सब्सटेंस दैट काउजेज द जाइगोट टू डेवलप इनटू मेल। SYR, RSY, SRY, RYS। क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SRY। इंग्लिश में भी वही होगा, ऑप्शन नंबर सी SRY। चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं, मतलब तीव्र गति से होते हैं। तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था। इन विच स्टेट डू फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस अकर रैपिडली, एडोलसेंस, चाइल्डहुड, ओल्ड एज, एडल्टहुड। ठीक है, इसका आंसर करेंगे। हाँ, किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम इंग्लिश में भी वही आ जाएंगे, एडोलसेंस। कुछ क्वेश्चन इसमें आपको रिपीटेड मिलेंगे बट उसको भी हमको सॉल्व करना जरूरी है ताकि हमारे क्या है प्रैक्टिस बनी रहे और हम चीज़ों को भूलें नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किशोर अवस्था, एडोलसेंस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है। ठीक है, युग्मजन भ्रूण गर्भस्थ शिशु, भ्रूण गर्भस्थ शिशु, युग्मजन गर्भस्थ शिशु भ्रूण और गर्भस्थ शिशु भ्रूण युग्मन। क्या होगा इसमें से? इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पेरेंटल डेवलपमेंट इज जाइगोट, एम्ब्रायो, फेटस, एम्ब्रायो, फेटस, जाइगोट, फेटस। यहाँ पे एक ये रिपीटेड हो गया है, यहाँ पे यह फेटस नहीं होगा। ठीक है, डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? फेटस, एम्ब्रायो, जाइगोट। तो इसका आंसर करेंगे आप। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आंसर ए, युग्मजन भ्रूण गर्भस्थ शिशु, जाइगोट, एम्ब्रायो, फेटस। जो कि हम लोग साइंस में जैसे पढ़े होंगे, साइंस वाले स्टूडेंट ज़्यादा इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट होता है, फिर एम्ब्रायो होता है, फिर वो क्या होता है फेटस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मतलब भ्रूण से पहले जो हमारे माँ की जो कोख में जो बच्चा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं, एम्ब्रायो बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है? जीवन की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होते हैं जो प्रजनन परिपक्वता की ओर ले जाती है कहलाती है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। द पीरियड ऑफ द लाइफ when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adulthood, adolescence, childhood, infancy। क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोर अवस्था, एडोलसेंस। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ये किशोर अवस्था। अच्छा, किशोर अवस्था कहाँ से कौन से वर्ष तक को जो किशोर अवस्था कहा जाता है? तो जो है वर्ष जो 11 वर्ष से जो 18 वर्ष के जो बच्चे रहते हैं इनको कौन से अवस्था में लिया जाता है? किशोर अवस्था में लिया जाता है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक लगाव को दर्शाता है? चलना सीखना, भाषा का विकास, भोजन करना सीखना, अलग होने की घबराहट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इमोशनल अटैचमेंट लर्निंग? इमोशनल अटैचमेंट पहला हो जाएगा लर्निंग टू वॉक, लैंग्वेज डेवलपमेंट, लर्निंग टू ईट, सेपरेशन, एंजाइटी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, अलग होने की घबराहट, सेपरेशन एंजाइटी। ठीक है, भावनात्मक भाई बच्चे क्या होते हैं स्टार्टिंग में जो है अपने मम्मी पापा से ही ज़्यादा क्या रहता है अटैच रहता है, या जो अपने घर परिवार है जिनको वो लोग डेली बेसिस पे देख रहे हैं उनसे क्या हो रहता है एक लगाव हो जा रहता है भावनात्मक रूप से। ठीक है, और अगर जैसे हम लोग उसको अलग कर रहे हैं, जैसे कोई अदर गेस्ट आ रहे हैं उसको ले रहे हैं आ जा करके, तो उसके पास जाने से वो लोग थोड़े घबराते हैं। तो डेट्स व्हाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग होने की घबराहट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि नवजात शिशु की संवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि नवजात शिशु के लिए जगत संवेदनाओं का एक पेचीदा घोलमेल है। नवजात शिशु कई चीज़ें कर सकता है जैसे आवाज़, रंग व गंध को पहचानना। नवजात शिशु की दृष्टि एक वयस्क की दृष्टि जितनी विकसित होती है। जन्म के समय केवल सुनने की शक्ति ही पूर्णतः विकसित होती है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। रिसर्च ऑन द सेंसरी कैपेबिलिटीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी शोज दैट फॉर अ न्यूबॉर्न द world is a complex mixture of sensation. A newborn baby can do many things such as recognizing sound, color, and smell. A newborn baby's vision is as developed as an adult's vision at birth. Only the power of hearing is fully developed. आंसर करेंगे इसका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्या होता है नवजात शिशु जो है कई चीज़ें कर सकता है जैसे आवाज़, रंग व गंध को पहचानना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या है न्यूबॉर्न बेबी कैन डू मैनी थिंग्स सच एज रिकॉग्नाइजिंग साउंड, कलर एंड स्मेल। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है 12 क्या बोल रहा है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगता है? सिर्फ संख्या, सिर्फ द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ये क्वेश्चन लगभग थोड़े थोड़े सिमिलर है जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन हुए। देख लेते हैं आगे। इन लेट चाइल्डहुड चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन विच एलिमेंट ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट? ओनली नंबर, ओनली मास एंड नंबर, मास, नंबर एंड एरिया। क्या होगा इसका आंसर? इसका भी आंसर होगा आंसर नंबर डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, मास, नंबर एंड एरिया। आगे करते हैं मूव नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 कक्षा में प्रतिमान, रेखा चित्र तथा आरेख का प्रयोग संप्रेषण को कब प्रभावी बनाता है? कभी कभी, कभी नहीं, सदैव, अधिकांशता। ये बहुत काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ना। When does the use of models, diagrams and a chart in the classroom make communication effective? Sometimes, never, always, मोस्टली, इन मोस्ट केसेस। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग जब हम लोग बीएड या है पढ़ रहे थे तो उस ड्यूरेशन में हम लोग ने देखा हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसका आंसर करेंगे क्या होगा? जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या अधिकांशता। मतलब हम लोग मोस्टली क्या है ये जो है ये चीज़ें हम लोग देखे हुए हैं। क्या चीज़? कि डायग्राम, चार्ट, ये सब जो है क्लास को काफ़ी ज़्यादा क्या बनाते हैं इफेक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आपने अध्यापन का व्यवसाय क्यों अपनाया है? ठीक है, मतलब एज अ टीचिंग प्रोफेशन हम लोगों ने क्यों अपनाया है? तो आपके मित्र के कहने पर नहीं, बिल्कुल ही बेतुका सा ये ऑप्शन है। आगे चलते आपको इसमें रुचि है, आपके अभिभावक की यह इच्छा थी, आपको यश प्राप्त हो। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। वाई डिड यू चूज द टीचिंग प्रोफेशन? ऑन द एडवाइस ऑफ योर फ्रेंड, यू आर इंटरेस्टेड इन इट वॉज द विश ऑफ योर पेरेंट्स एंड गार्डियन टू गेन फेम और रेपुटेशन। तो ये आप अपने नॉलेज से भी बना सकते हैं, ऐसे कुछ इसको याद करनी या रटने की चीज़ नहीं, बहुत कॉमन सा ये जो है क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको इसमें रुचि है। ठीक है, आप इंटरेस्ट है तभी कोई चीज़ कर पा रहे हैं, है ना।
अगर इंटरेस्ट नहीं है, अगर पेरेंट्स ने आपके ऊपर थोप दिया कि ये करने हैं मतलब करनी है, या फिर जो है आपके दोस्त ने बोल दिया, तो उसमें आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, उस गोल को या एम को आप अचीव नहीं कर पाओगे, जो कि आपका है ही नहीं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो है रुचि है आपको, तभी क्या कर रहा हो, अध्यापन प्रोफेशन को आपने क्या किया है, अडॉप्ट किया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, छात्रों को तैयार करना कि वे अपना गृह कार्य करें, छात्रों में अनुशासन बनाए रखना। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर? प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर, मेकिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट टू डू देयर होमवर्क, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। क्या होगा इसका आंसर? तो एक अध्यापक का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो चुनौती रहती है वो क्या रहती है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या बनाना, रुचिकर बनाना, मेकिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग। अगर इंटरेस्टिंग रहेगा तभी स्टूडेंट या बच्चा क्या करेगा, उस टॉपिक पे क्या करेगा, ध्यान अपना जो है एकाग्र करके सुनेगा कि हाँ टीचर ने क्या बताया है। क्यों? जब वो इंटरेस्टिंग रहे। हम लोग क्या है उसको उदाहरण दे देकर, एग्जाम्पल दे देकर अगर कोई चीज़ों को समझाएं तो बच्चा जो है इजीली उसको क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया को किस नियंत्रित अवस्था में क्रमबद्ध अध्ययन करने की विधि है? प्रयोगात्मक विधि, परीक्षण विधि, सर्वे विधि, अंतर्निरीक्षण विधि। द मेथड ऑफ सिस्टमेटिकली स्टडिंग एनी बिहेवियर एंड अ मेंटल प्रोसेस अंडर अ कंट्रोल्ड कंडीशन इज एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, सर्वे मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होगा इसका आंसर? नहीं है, इसका पहला आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षक को चाहिए कि दक्षता और व्यावसायिक विकास के लिए वह, ऑप्शन ए है, कौशल विकास कार्यक्रम में भाग ले, एक औपचारिक अनौपचारिक या शिक्षक संघ का सदस्य बने, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। फॉर अ कॉम्पिटेंस एंड अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट अ टीचर शुड पार्टिसिपेट इन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बिकम अ मेंबर ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल टीचर एसोसिएशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, कौशल विकास कार्यक्रम में भाग लें और एक औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षक संघ का सदस्य भी बने। ठीक है, इंग्लिश में भी वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, व्यवहार के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या सही नहीं है पूछा गया। ऑप्शन देख लेते हैं। यह सामान्य सामूहिक प्रक्रिया से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर जाता है, यह एक क्रमिक और अनवरत प्रक्रिया है, यह प्रत्येक बालक के लिए भिन्न होती है और क्रम में एकरूपता नहीं पाई जाती, यह शीर्ष पुच्छक और समीप से दूर की दिशा में बढ़ता है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। व्हाट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर? इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल कलेक्टिव रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, it is a gradual and a continuous process, it is different for every child and a lack of uniformity is found in its sequence, it develops in cephalocaudal head to tail and proximodistals near to for direction। आंसर करेंगे इसका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह शीर्ष पुच्छ और समीप से दूर की दिशा में बढ़ता है। इट डेवलप्स इनटू सेफेलोकॉर्डल्स एंड अ प्रॉक्सिमेटिकल डायरेक्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, परिपक्वता का संबंध है विकास से, वृद्धि से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। मैच्योरिटी इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, इंटेलिजेंट, क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट। क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास से, डेवलपमेंट से। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीटेड हो गया है तो इसमें ज़्यादा समझाने की नीड नहीं है। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, खाली स्थान में भिन्न होते हैं। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, विकास की दर, विकास का क्रम, विकास की सामान्य क्षमता। इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन डैश प्रिंसिपल
ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बी रेट ऑफ डेवलपमेंट, सी सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, डी जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट। आंसर करेंगे इसका। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास की दर, रेट ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या होते हैं, जो इंडिविजुअल लर्नर्स है या फिर जो प्रारंभिक में जो सीखने वाले बच्चे हैं, ये क्या रहता है, उनका जो विकास की दर है, सीखने की जो दर है वो क्या रहती है, भिन्न होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, मानवीय संसाधनों पर, वन साधनों पर, खनिज पदार्थ साधनों पर, या भौतिक साधनों पर। On what does the development of nation depends? Human resource, forest resource, mineral resource, physical resource। अब इसमें आप देखिएगा कि राष्ट्र का विकास, ये मतलब सीडीपी में कहाँ से आ गया क्वेश्चन। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है सीडीपी में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर क्या थी, मानवीय साधनों पर जो है राष्ट्र का विकास क्या करता है, डिपेंड करता है ह्यूमन रिसोर्सेज पर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, रोजगार संबंधी समाचार कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, रोजगार समाचार संबंधित वेबसाइट, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेयर कैन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड न्यूज़ बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रिलेटेड वेबसाइट्स, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। जो हम लोग दोनों जगह से क्या है, रोजगार संबंधित जो है जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं, रोजगार समाचार और संबंधित जो वेबसाइट्स है उससे। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिचायक है ना, कौन सा जो है इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिचायक है। परिचायक का मतलब क्या हो जा रहा है कि ये एक तरह से इंडिकेटर है ना, कि कौन सा जो है एक कम्युनिकेशन है, मान के चलो। तो विद्यालय में आकारिक संरचना सुविधाएं, ठीक है, विद्यालय में आकारिक संरचना सुविधाएं, हाँ बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट चले जाते हैं, पाठ्य पुस्तकें व शिक्षण अधिगम सामग्री, कक्षा प्रणाली, विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन ए स्कूल। मतलब क्वालिटी एजुकेशन किससे हम लोग, कैसे हम लोग स्कूल में दे सकते हैं या प्राप्त करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज इन द स्कूल, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, क्लासरूम सिस्टम्स, या अचीवमेंट ऑफ लेवल ऑफ स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। ठीक है, अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट। बिल्कुल, अगर विद्यार्थी में अचीवमेंट लेवल ही नहीं रहा, अगर उसमें ज्ञान जो है प्राप्त करने की क्षमता ही नहीं रही, तो वो कहाँ से फिर स्कूल या क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्राप्त कर पाएगा। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। आपका चयन 4 व्यवसाय में हो गया है, आप किसे चुनेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, अपनी योग्यता अनुसार, अपनी रुचि अनुसार, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर 4 प्रोफेशन, विच वन विल यू चूज अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, सी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, बोथ ए और बी दोनों। ठीक है, अपनी योग्यता अनुसार, बिल्कुल ये भी सुन सकते हैं हम लोग कि हमारा जो मतलब योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अनुसार हो गया, और रुचि हमको इंटरेस्ट किस में है, तो यहाँ पे दोनों दे दिया, तो हम ठीक है ऑप्शन नंबर सी लेकर चलेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के लिए सही नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान एवं कला है, शिक्षण संशोधन है, शिक्षण अनुदेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर टीचिंग। टीचिंग इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, टीचिंग इज साइंस एंड आर्ट, टीचिंग इज मॉडिफिकेशन, टीचिंग इज इंस्ट्रक्शंस। आंसर करेंगे इसका। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण विज्ञान एवं कला है, टीचिंग इज ए साइंस एंड आर्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, अध्यापक की निम्न विधि में विद्यार्थियों की सर्वाधिक सहभागिता संभव है। व्याख्यान विधि से, चर्चा विधि से, पाठ्य पुस्तक विधि से, दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट पॉसिबल? लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चर्चा विधि, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्कशन मेथड, जो हम लोग ने पढ़ा हुआ है बीएड के जो पाठ्यक्रम में कि हमको जो है चर्चा विधि जो है या डिस्कशन मेथड जो क्या रहता है, एक एक्टिव लर्निंग या टीचिंग को जो है आगे बढ़ने में क्या बढ़ाने में सहायक होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। संज्ञानात्मक उपलब्धि का सबसे निचला स्तर क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। द लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट इज नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, जिसको उसी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशंस या एनालिसिस। जी हाँ, तो इसका निचला स्तर सबसे क्या हो जाता है या स्टार्टिंग स्तर हो जाता है ज्ञान, नॉलेज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से क्या एनसीईआरटी का कार्य नहीं है? ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, एक सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं जो कि क्या है प्री डीएलएड के एग्जाम में आया हुआ था। तो एनसीईआरटी का कार्य क्या नहीं है, क्या कार्य नहीं करता? तो शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री तैयार करना और उसका प्रकाशन करना, शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान कार्य का आरंभ, संगठन और सशक्तिकरण, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान की स्वीकृति प्रदान करना, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में सुधार करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी? प्रिपेयरिंग एंड पब्लिशिंग टेक्स्ट बुक मटेरियल फॉर टीचर एंड स्टूडेंट, initiations, organization and strengthening of research work in various aspects of education, granting approval of fund grant to universities and colleges, improving the primary and secondary teacher education curriculum। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो क्या नहीं करता है पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को जो है अनुदान की स्वीकृति प्रदान नहीं करता, मतलब फंड जो है या फिर एक तरीके से बोला जाए इसको ग्रांट जो है प्रोवाइड नहीं करता, पैसा नहीं देता। भाई ये क्यों देगा एनसीईआरटी उसको? वो तो विश्वविद्यालय या जो महाविद्यालय वो तो निजी होते हैं या फिर सरकारी होते हैं, तो उसको तो ये अगर सरकारी है तो गवर्नमेंट देगी पैसा, या फिर निजी होगा तो अपना प्राइवेट लेके जाएगा, लगाएगा पैसा। यहाँ पे एनसीईआरटी का क्या काम है? तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मूव करते हैं आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 29। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन देख लेते हैं। तर्क क्षमता का विकास करना, चिंतन क्षमता का विकास करना, जानकारी देना। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप रीजनिंग एबिलिटी, टू डेवलप थिंकिंग कैपेसिटी, टू गिव इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ठीक है, तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दोनों होता है क्या? ऑप्शन नंबर बी, जो डी, ए एंड बी दोनों। क्या चीज़ कि हमारा जो है तर्क क्षमता का विकास करना और चिंतन क्षमता का विकास करना दोनों। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन बोथ आ जाएगा ए एंड बी, टू डेवलप रीजनिंग एबिलिटी और टू डेवलप थिंकिंग कैपेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। बचपन में हुई एक दुर्घटना के कारण आप गहरे पानी में बहने से डरते हैं, लेकिन आपका सबसे अच्छा दोस्त आपसे लगातार तैरना सीखने के लिए कहता है, मतलब लगातार इसको तैरना सीखो, कंटिन्यूस रखो, डरो मत। तो इसके लिए ऑप्शन सटीक आंसर क्या है कि मतलब ये क्या है कि हमारे मन में जो डर है या क्या कौन सी चीज़ का डर है, क्या है? तो आप आधे अधूरे मन से तैरने की कोशिश करेंगे, भाई उसका रिजल्ट क्या रहेगा? जब हम लोग बचपन में जो है एक दुर्घटना हुई जिससे डर गए थे, तो अब उसी चीज़ को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या होगा, हम कैसे तरीके से उसको प्रैक्टिस में अपने लाएंगे। तो बी देख लेते हैं। आप पूरे उत्साह के साथ तैरना सीखने का प्रयास करते हैं, आप तैरना नहीं सीखेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। ड्यू टू एन इंसिडेंट इन चाइल्डहुड यू आर अफ्रेड ऑफ ड्रॉइंग फ्लोइंग इन डीप वाटर, बट योर बेस्ट फ्रेंड कंसिस्टेंटली आस्क यू टू लर्न स्विमिंग, देन यू ट्राई टू स्विम half-heartedly, you try to learn swimming with full enthusiasm, you will not learn swimming, none of the above। तो इनमें से क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हम ऑप्शन नंबर बी। आप पूरी उत्साह के साथ तैरना सीखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। यू ट्राई टू लर्न स्विमिंग विथ फुल ऑफ एंथुसियाज्म,
मीन्स टू से क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ें नेगेटिव लेकर नहीं चलेंगे। जब CDP के क्वेश्चन चलेंगे, हमको वो चीज़ भले ही हमारे मन में एक क्वेश्चन मैं सही लगाने का एक तरीका बता रहा है कि अगर भले ही हमारे मन में एक डर रहेगा रियल और प्रैक्टिकल में, बट हम उसको क्या है इग्नोर कर क्या चलेंगे, जो सही और सटीक आंसर बैठेगा जो एक्चुअल वे में, वो हम लोग लेकर चलेंगे। आधो अधूरे मतलब यहाँ आधा अधूरा वाला कोई काम ही नहीं होना है हमारे इस CDP के क्वेश्चन पे। और एक चीज़ मैंने बताया कि केवल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो भी नहीं हो सकता, तो ये तो नेगेटिव थिंकिंग दे रहा। आप तैरना नहीं सीखेंगे भाई, क्यों नहीं सीखेंगे, तो ये भी एक नेगेटिव हो जाएगा। उपयोग में से कोई उपयोग में से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको एक पॉजिटिव आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, इसलिए क्या होगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पार्ट 2 का CDP का क्वेश्चन नंबर 30 तक का जो सेट है ये पूरा होता है। और आगे आपको अगर ऐसे ही सेलेक्टेड क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए रहेगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, फिर हम इस क्लास को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो है सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ताकि जो बाकी जो भी बच्चे हैं वो लोग क्या कर सके, फ्री ऑफ क्लास जो है इसको अटेंड कर सके। और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो है इससे रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन रहेंगे क्लास के, आपको जो अवेलेबल हो जाएंगे। और आपको ध्यान आकर से ये करना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है हमारे आने वाले जो GTET की परीक्षा है उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बनी रहिएगा हमारे इस चैनल पे। थैंक यू।